हेलो फ्रेंड्स, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ गए हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ, जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। यह उसका 5th चैप्टर है। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ पहले उन्हें जाके देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है और हम अपने बेस से बिल्कुल लेकर तैयारी कर रहे हैं। एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जो भी हिस्ट्री से देने वाले हैं, ये वीडियो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर के साथ। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसकी शुरुआत होती है पुस्तकालय में। मैरी है जो उनके टीचर हैं, वो उन्हें पुस्तकालय में लेकर गए हैं। तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। वह जानना चाहती है कि क्या है, तो उसके टीचर बताते हैं कि विभिन्न धर्मों से जुड़ी हुई इसमें अलग अलग किताबें हैं। हमारे पास इसमें वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगती है कि वेद क्या हैं। अब इसके बारे में चलो पता लगाते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। क्या चीज़ है? वेद। आपको पता है कि वेद सबसे प्राचीनतम है, तो इसलिए अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि वेद कितने हैं। वेद हमारे 4 हैं। चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो होता है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग कितने टाइम पीरियड पहले हुई थी? ये हुई थी 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। अब सूक्त किसे कहा जाता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो फ्रेंड्स, इसका हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। और आप जब खुद से नोट्स बनाएंगे तब आपकी तैयारी आपको बिल्कुल बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ, आपने सेल्फ नोट्स तैयार किए हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। तीनों ही देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। इनके बारे में देखते हैं। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। किसने की है? ये फ्रेंड्स बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। तो इन्हें याद कराया जाता था, ना कि इन्हें लिखा जाता था। कुछ नहीं किया जाता था। शिक्षता थे और सिखाने वाले जो थे वे तो पुरुष थे। ज्यादातर कौन थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है, लेकिन ज्यादातर की रचना पुरुषों ने की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो मतलब संस्कृत हमने पढ़ी है वह उससे थोड़ी भिन्न होती थी। उसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता था। संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब संस्कृत और अन्य भाषाओं के तरफ देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोप्य, भारत प्लस यूरोपीय मिलकर भारोप्य भाषा परिवार बनाते हैं। तो संस्कृत भाषा भारोप्य परिवार भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाओं की बात हो रही है। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। भारोप्य परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आ रही हैं? अशमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है, इन्हें एक भाषा का परिवार कहा जा रहा है, तो किस लिए कहा जा रहा होगा? क्योंकि आरंभ में उनमें कई एक जैसे शब्द ऐसे थे जो उदाहरण के लिए एक जैसे थे। जैसे मात्र में संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी। तो ये वर्ड क्या है? ये आपस में एक जैसा शो कर रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें एक ही भाषा परिवार से रिलेटेड माना जाता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। अब दूसरे भाषा परिवार कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम।
द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो साउथ साइड में बोली जाती हैं वे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता चला भारतीय परिवार में जो भाषा परिवार है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भी साउथ साइड में बोली जाती हैं वे द्रविड़ भाषा परिवार की हैं, और झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। तो फ्रेंड्स हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और वे अलग अलग भाषा परिवार का हिस्सा हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, मतलब उसे बोला जाता है, उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना, और उसे सुना जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। तो ऋग्वेद पढ़े नहीं जाते, पढ़े तो तब जाएंगे ना जब कोई चीज़ हमें लिखित रूप में प्राप्त होगी। जब हमें कोई चीज़ लिखित रूप में ही प्राप्त नहीं हो रही है तो हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो हमें पढ़े नहीं जाते हुए रचना के कई सदियों बाद पहली बार इसे लिखा गया। बाद में सुनी हुई और याद करी हुई चीज़ों को लिखा गया। इसे छापने का काम, मतलब इसका जो प्रिंट हुआ, जब प्रिंटिंग मशीन आएगी तभी होगा। तो प्रिंटिंग मशीन का इससे 200 साल पहले ही इसे लिखने का काम हुआ है। इसके बारे में आगे देखते हैं। ऋग्वेद इतिहास। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन वे कैसे करते हैं। वे लिखित स्रोत भी देखते हैं, भौतिक अवशेष भी देखते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित, देखिए कितने अच्छी लाइनिंग इन्होंने कही है कि देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, कि देवी के समान पूजी जाती हैं जो नदियां व्यास और सतलज के बीच। यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो विश्वामित्र और व्यास और सतलज जो नदियां हैं उनकी तुलना देवियों से की गई है, और उनके बीच आपस में एक वार्तालाप दिया गया है। संवाद क्या होता है कि आपस में बात कर रहे हैं। एक ऐसा ही सूक्त दिया गया है, चलिए उसे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए ऋग्वेद की हमारी कितनी महानता है कि हाँ ऋग्वेद में ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं। चलिए इसे देखने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का एक पन्ना। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से, कितने सुंदर उसमें ये लिखा गया है। जो पांडुलिपि है भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई। पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। अगर आपको याद हो पांडुलिपि हम पढ़ चुके हैं पहले। पांडुलिपि किसे कहा जाता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिसे याद हो वो बताएंगे, ठीक है। और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, पांडुलिपि के बारे में आप जितना भी लिख सकते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी जानकारी और भी बच्चों के काम आ सके। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का उसका उपयोग भी किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब देखते हैं विश्वामित्र और नदियों के बीच का जो संवाद है वो क्या कहता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से इस वक्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। अब नदियां कहती हैं जल से परिपूर्ण। ये ध्यान रखना कि अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो ये नदियां जो हैं व्यास और सतलुज की बात हो रही है। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र ने कहा, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एक तरफ से दूसरी पार जाना है, तो अपने जल को धीमा करो, कम करो, ताकि हम आसानी से पार जा सकें। नदियां कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको।
इतिहासकार बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, क्योंकि ये कोई कन्वर्सेशन ऐसा ही किया जाता होगा पहले जो ऋषि थे कि हाँ, वे अगर कहीं उन्हें पार जाना है तो नदी को पार करके जाना होगा अपने रथ वगैरह के साथ। तो वो तभी लिखी जा सकती हैं जब वहाँ जिस एरिया में लिखी गई होंगी वहाँ पर ये नदियाँ बहती हों। और यहाँ पर इसमें घोड़े और गायों को भी बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ध्यान रखेंगे, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सहायक सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको चैप्टर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में ऋग्वेद में खासकर मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए, किसके लिए? घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़े आज भी ज्यादातर जो घोड़ा गाड़ी होती है इन्हीं चीजों में यूज होते हैं। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जो जैसी तैयार हो सकने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए, पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो अब जो लड़ाइयाँ हैं वो किस लिए हो रही हैं? वो जमीन के लिए भी हो रही हैं, वो पशुओं के लिए भी हो रही हैं। और धन जो मिल रहा है उसे कुछ भाग सरदार ले लेंगे, कुछ पुरोहित को दे दिया जाता था, कुछ आम जनता में बांट दिया जाता था, कुछ यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ये याद रखें कि जिस तरह जो बलि प्रथा नहीं कहते कि किसी को बलि देना किसी जानवर की, तो तब वो तभी भी दी जाती थी ऋग्वेद के टाइम में। अधिकांश पुरुष, इन पे हर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश पुरुष कहा गया है, तो इसका मतलब ज्यादातर पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, सभाएं होती थी, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो युद्ध और शांति के विषय में सभाएं भी हो रही हैं, सलाह मशवरा भी किया जा रहा है और सरदार को भी चुना जा रहा है, लेकिन कोई स्थायी सेना नहीं है। वो युद्ध के लिए थोड़े से टाइम के लिए, जो भी बहादुर ऐसा होता था व्यक्ति, वो अपनी सेना तैयार करता था और युद्ध करके, और उसका जो मतलब रोल था वो खत्म हो जाता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, अब ये आपको अगर अभी क्लियर नहीं है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ऋग्वेदिक टाइम पे लोगों का जो वर्गीकरण है, लोगों का जो डिवाइडेशन है, वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके काम, उसके परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर डिवाइड किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले अब शब्द देखते हैं कुछ। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। एक तो पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते। तो पुरोहित का क्या काम था? पुरोहित का काम यज्ञ और अनुष्ठान करना था। ब्राह्मण भी उन्हें ही कहा जाता था। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा ऐसे नहीं थे जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं। ये ना तो बड़ी राजधानियां महलों में रहते थे और ना ही इनके पास कोई ज्यादा सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो आप देख पा रहे हैं कि वंशानुगत जो शासक थे वे भी नहीं थे। ना कोई खास सेना है, ना कोई कर वसूला जा रहा है, ना बड़ी राजधानियां और महल हैं। तो ये बिल्कुल मतलब एक तरह से बस एक जैसे नायक लीडर चुन लिया जाता है थोड़े से टाइम के लिए, वो इस तरह से रोल करते थे। उनका टाइम इतना ही होता था। ये ज़्यादा अपने मतलब धन इकट्ठा करना, महल वगैरह बनाना, इस तरह में बिलीव नहीं करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक है जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन।
और दूसरा था विश्य वैश्य, मतलब जनता और पूरे समुदाय। 2 पुरोहित हम राजा देख चुके हैं, अब आम जनता पे आ गए। तो आम जनता में विश्य वैश्य जन 2 वर्ड का यूज हमें मिलता है। इनके बारे में हम आगे चैप्टर में बताएंगे। वैसे ऋग्वेद में विश्य जनों के नाम मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं? ऋग्वेद में विश्य जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हम पुरुजन, विश, पुरुजन या विष, मतलब जन या विश्व बोल दिया उन्होंने, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आपको इनमें से तीनों में से, चलो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से तीनों में से आपने पिछले चैप्टर्स में से किसमें कौन से जन का नाम सुना है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, ऋग्वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। और अपने विरोधियों को दास या दक्षु कहते थे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उन्होंने प्रार्थनाओं की जब रचना कर रहे थे, वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दक्षु कहते थे। दक्षु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दक्षु के बारे में क्या कहा गया? दक्षु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, तभी उन्होंने उन्हें खुद से अलग किया। बाद के समय में दास, जो दास है उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। अब दास का मतलब क्या हो जा रहा है? गुलाम हो जा रहा है। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद समझा जाता था। वे मालिक के अनुसार ही सब काम करते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जंगों पर एक तरह का विकास हो रहा था। अब देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। खामोश प्रहरी कहानी माँ पाषाणों की। ये वर्ड आपको अभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे तो इसे जरूर क्लियर कर पाएंगे। ये शिलाखंड, शिलाखंड क्या? महापाषाण। महा मतलब होता है बड़ा, पाषाण में इस पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें की प्रथा लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट होती है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अब किसी को हमने किसी कब्र में दफनाया और उसके चारों तरफ पत्थरों का ढेर लगा दिया, बस ये इस तरह का तरीका था लोगों को दफनाने का। और ये दक्षिण साइड में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में काफी प्रचलित थी। जो भी कुछ कब्रें हैं उनके दिखाए गए हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कब्रें, बीच में व्यक्ति को दफनाया जाएगा, चारों तरफ इस तरह से पत्थरों से डिजाइन से बना दिया जाता था कि पता नहीं वो पहचान के लिए बनाते थे या उन्हें मतलब इसी तरह का रिवाज था। और आप एक देख रहे होंगे एक चीज यहाँ पे कि यहाँ पर एक जो ये है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक मेन होल भी छोड़ा जाता था। अभी पता नहीं उसके लिए खाने की सामग्री पहुंचाते थे या क्या करते थे। ये चीज है कि हाँ कुछ ना कुछ इस तरह की रिवाज थे कि हाँ इस तरह की कब्रें बनाई जाती थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिले हैं। कई बार एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला, किसी कब्र के पास एक अकेला भी पत्थर खड़ा है। तो यही है कि कुछ एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे जहाँ भी ऐसा पत्थर दिखाई देता था, ये पता चल जाता था कि जमीन के अंदर कब्र है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। अब समानता क्या है ये देखते हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ज्यादातर मिट्टी के बर्तन मिले हैं मृतकों के साथ, जिन्हें काले और लाल मिट्टी के बर्तन जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। तो ये यहाँ की जो महापाषाण कब्रें थी उनके साथ दफनाए गए सामान थे कि ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तन थे, लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने। ये ऊपर आपको पता चल गया। इस तरह के महापाषाण को ताबूत या शिष्ट कहा जाता है। ताबूत सावधान या शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। तो इस तरह से जो मेन होल छोड़ा गया है वो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये है फ्रेंड्स कब्रों, लोहे के जो सामान मिले हैं वहां से कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, एक कटार मिली है। तो ये सामान कब्रों से ही प्राप्त हुए हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब सामाजिक असमानता के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिली होंगी, हम तभी पता कर पाएंगे। अब क्या हुआ कि कंकाल के साथ चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। हो सकता है इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पसंद हो तो वे उसके साथ भी दफना दी गई हों।
कभी-कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब दूसरी चीज़ें, अब ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी यहाँ पर व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र के साथ 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरी कब्रों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये चीज़ हमें क्या दिखाती है? ये चीज़ हमें दिखाती है कि हो सकता है कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे। मतलब सामाजिक स्थिति जिस तरह से भिन्न थी, उसी तरह से उनकी कब्र में सामान भी कम या ज़्यादा, या कोई सोने की चीज़ के साथ दफना रहा है, कोई चांदी की चीज़ के साथ और कोई मिट्टी के बर्तनों के साथ। तो इस तरह की भिन्नताएं हमें वहाँ की कब्रों में देखने को मिलती रही हैं। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। अब इस बारे में बात करते हैं। कभी-कभी महापाषाणों से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। अब एक से अधिक कंकाल मिलने के क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है कि वे एक ही परिवार के लोग हों, एक ही स्थान पर बाद में अलग-अलग समय पर जैसे-जैसे उनकी मृत्यु होती रही, उन्हें अलग-अलग समय पर दफना दिया गया हो। क्योंकि एक कब्र में कई कंकाल तो तभी हो सकते हैं। बाद में मरने वालों को लोगों को पोर्ट जो मेन होल रास्ता छोड़ा गया उसके द्वारा कब्र में लाकर दफनाया जाता हो। गोलाकार लगाए गए पत्थर जो हैं, चट्टान जो हैं, चिन्हों का काम करते थे। वो एक तरह से प्रतीक चिन्ह माने जा रहे हैं जो लोग दफनाने यानी कि उसी जगह दफनाने दोबारा आ सकें। अब आगे देखते हैं इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब इनाम गांव, मैंने तो इसे ऐसे याद किया हुआ है कि इनाम देने लायक गांव है। अब इनाम देने लायक गांव है तो कुछ स्पेशल होगा ना इनाम गांव में। इनाम गांव को देख लेते हैं अब। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर है उनका, उनके घर के अंदर ही ज़्यादा दफनाया जा रहा है। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। अब वाकई में इनाम देने लायक काम किया ना उन्होंने। 4 पैरों वाले बड़ा संदूक में दफनाया, फिर घर के आंगन में दफना दिया। तो फ्रेंड जिस तरह ये खाना पानी रखते थे, क्या ये रिवाज आज भी फॉलो होते हैं? आप बता सकते हैं इस तरह से कि रिवाज ये आज भी फॉलो होते हैं या नहीं? होते तो हैं लेकिन कुछ अलग तरह से। जैसे हमारे यहाँ पे श्राद्ध होते हैं या मृत्यु के बाद में कुछ टाइम तक उस व्यक्ति के लिए, जब तक उनकी जो वो होती है तेरहवीं वगैरह नहीं कर देते तब तक खाना निकाला जाता है ना। तो शायद इसी तरह के रिवाज उनके अपने रहे होंगे। वे भी इसी तरह खाने पीने का सामान रखते थे। अब बस्ती के बीच में बसा यह घर, पूरी बस्ती बीच में घर गांव के बड़े घरों में से एक था। तभी तो उसे बड़े संदूक में दफनाया गया है। घर में अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अब कंकाल का अध्ययन कर लेते हैं। कंकाल के अध्ययन में क्या कहते हैं कि बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। क्या बता सकते हैं कि कंकाल किसी स्त्री का है या पुरुष का? कभी कभी कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इस चीज का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से एकदम से देखने से वो नहीं बता सकते कि ये स्त्री या पुरुष किसका है। हो सकता है कि वे जो कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो मान लेते हैं कि स्त्री का कंकाल है, लेकिन ऐसा भी होता था कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे। जो कंकाल के अगर लिंग की पहचान करेंगे कि ये पुरुष का है या स्त्री का, तो इसकी पहचान उसकी हड्डियों की जांच से ही की जा सकती है। क्योंकि जो स्त्री का जो कटी प्रदेश यानी कि जो कूल्हे वाला हिस्सा होता है वो पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये जो है फ्रेंड्स, ये है कंकालों के बारे में अध्ययन। की कंकाल के बारे में हम किस तरह जान सकते हैं कि कौन सा कंकाल किसका है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है, लेकिन शायद हो सकता है चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई हो। तो फ्रेंड्स फिर भी एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा ये चीज़ कोशिश की होगी, कंकालों का अध्ययन किया होगा किसी भी तरह से, तब उसने जाकर बताई कि 360 हड्डियां होती हैं। इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे। अब इनाम गांव के लोगों के पास दोबारा पहुंच जाते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा
दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं। इससे अंदाजा ये होता है कि शायद लोग इन्हें खाते होंगे, काटते होंगे तो मतलब कुछ चीज़ों के चाकू, दाँत, दराती वगैरह के निशान बन गए होंगे। कुल्हाड़ी वगैरह से गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। अब तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सच में इनाम देने लायक गाँव था। इतनी सारी हड्डियां एक ही स्थान पर, इतने सारे जानवरों की। ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर के इस तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती थी। चलिए अब देखते हैं एटलस में चीन को। इसमें वैसे अभी आपके एल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए कोई खास पॉइंट नहीं है, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। हम इसके कुछ देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, हम जैसे हमारा जो एल्टीग्रेड का इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला, मेंस एग्ज़ाम होने वाला, वो डेस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो इसके लास्ट में प्रैक्टिस से दिए होते हैं, मतलब क्वेश्चन दिए होते हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब आप देखते हैं इसमें आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसका क्या आंसर करेंगे। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। अब लोगों के बीच सामाजिक अंतर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उनकी सामाजिक स्थिति उनके सामान के आधार पर ही भिन्न होती थी। एक राजा का जीवन दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लास 6 के बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर प्रैक्टिस ज़रूर करें। चाहे आप इस पे 50 वर्ड, 100 वर्ड जितने आप लिख सकते हैं उतने लिखें, लेकिन जो भी हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, खासकर डेस्क्रिप्टिव, उन्हें आप लिखने की कोशिश जरूर करें। 1 या 2 टॉपिक, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, आपको आधा घंटा लगेगा। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस 5-6 महीने में इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से लिख पाएंगे। चलो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज को आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स हमारा न्यू चैनल है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।